नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पलामू में गर्भवती शिक्षिका से रिश्वत मांगने के आरोप पर गरमाई सियासत, बाबूलाल मरांडी ने खोला मोर्चा। कमाने गया बेटा नहीं लौटा घर, बोकारो से गोवा गए मजदूर की करंट लगने से मौत, गांव में पसरा मातम। सड़क हादसे में बीएसएल कर्मी की मौत, प्रबंधक ने आश्रितों को सौंपा नियोजन पत्र। धरती से लेकर आसमान तक सुरक्षा, श्रावणी मेले में एआई ड्रोन से होगी हर गतिविधि पर नजर। मैया सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, रेलवे कर्मचारी और शिक्षकों की पत्नियां भी उठा रही थी योजना का लाभ। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे हम पलामू की। आपको बता दें कि पलामू जिले से एक बेहद ही संवेदनशील और चिंताजनक मामला सामने आया है। दरअसल आरोप है कि मातृत्व अवकाश नहीं मिलने और रिश्वत की मांग के कारण एक गर्भवती सरकारी शिक्षिका को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। और अब इस मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया। साफ तौर पर पलामू जिले के तरसही स्थित सिलदिलिया +2 हाई स्कूल में कार्यरत एक सरकारी शिक्षिका, जो प्रतिनियुक्ति पर चैनपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में तैनात थी, अंतिम महीने की गर्भावस्था में भी लगातार ड्यूटी करती रही। साफ तौर पर परिजनों का आरोप है कि शिक्षिका के समय पर मातृत्व अवकाश के लिए कई बार आवेदन किया गया, लेकिन उनकी छुट्टी स्वीकृत नहीं की गई। परिजनों का यह भी आरोप है कि जिला शिक्षा अधीक्षक और शिक्षा विभाग के 2 क्लर्कों ईश्वर दयाल और अरुण कुमार गिरी ने अवकाश स्वीकृति करने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी। आरोप है कि रिश्वत नहीं देने पर छुट्टी नहीं दी गई। इस बीच स्कूल में ही शिक्षिका को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि इस मामले के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक भी तेज हो चुकी है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मामले को लेकर सवाल उठाए हैं और साफ तौर पर उपायुक्त से उचित कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि लगातार यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसे में शिक्षा विभाग पर भी बड़ी सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि एक तरफ जहां शिक्षिका अपने ड्यूटी का निर्वहन कर रही थी, वहीं कहीं ना कहीं रिश्वत की वजह से उसके बच्चे की जान चली गई है, जो इस दुनिया में आया भी नहीं था। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब राजनीतिक बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है और इसी बीच बाबूलाल मरांडी ने ट्विटर पर ट्वीट कर पूरे मामले को कहीं ना कहीं उठाया है और उपायुक्त से उचित कार्रवाई करने की मांग की है। अगली खबर आई है बोकारो से। आपको बता दें कि बोकारो जिले के पेक नारायण थाना क्षेत्र अंतर्गत ऊपर घाट के मांगो रंगामाटी गांव निवासी 22 वर्षीय प्रवासी मजदूर मनोज महतो की गोवा में करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल हादसा शनिवार को उस समय हुआ जब वह काम कर रहा था। इस दुर्घटना में गांव के ही धनेश्वर महतो, जितेंद्र महतो और युगल महतो भी करंट की चपेट में आ गए हैं। तीनों घायलों का इलाज गोवा के एक निजी अस्पताल में जारी है। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं बात करें तो गांव में भी शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद समाज सेवी सिकंदर अली मृतक के घर पहुंचे और परिजनों को ढाढ़स बंधाया। उन्होंने संबंधित कंपनी से मृतक के आश्रितों को उचित मुआवजा देने की मांग भी उठाई। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने वाले युवाओं की इस तरह हादसों में मौत होना चिंता का विषय है। इससे पहले भी कई प्रवासी मजदूर ऐसे हादसों का शिकार हो चुके हैं। आप भी सुने क्या कुछ कहना है उनका। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि प्रवासी मजदूरों का मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में बोकारो ज़िले के नावाडी प्रखंड के अंतर्गत
मूंगो रंगामाटी के रहने वाले प्रवासी मजदूर मनोज कुमार महतो जो काम करने के लिए गोवा गए थे, वहां बिजली के करंट लगने से उनकी मौत हो गई है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उचित मुआवजे के साथ मनोज कुमार महतो का शव जल्द से जल्द लाया जाए। बोलना पड़ रहा है कि मेरा भाई समाज में नहीं रहा। कुछ दिन पर मेरा भाई घर का दैनिक स्थिति देख के काम करने के लिए बाहर गया था। उसको शॉर्ट सर्किट लगने से उनका मौत हो गया, जिसमें हम लोग को घर में अब कोई भरण पोषण और सारा चीज़ करने का कोई व्यक्ति नहीं रहा। वो ऐसा था कि घर का बीड़ा उठाता था मेरा भाई। और दर्द हम लोग के पास ऐसा है कि अभी ऐसा लग रहा है, हम लोग को महसूस हो रहा है, हम लोग को यकीन नहीं आ रहा है कि हमारा भाई हम खो दिए। अगली खबर भी बोकारो से है। आपको बता दें कि बोकारो स्टील प्लांट यानी बीएसएल के कर्मी की ड्यूटी से घर लौटने के दौरान सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद उन्हें तत्काल बोकारो जनरल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। साफ तौर पर घटना के बाद बीएसएल प्रबंधन ने नियमानुसार मृतक के आश्रितों को नौकरी का ऑफर लेटर सौंपते हुए नियोजन की प्रक्रिया पूरी की। मृतक की पहचान भागवत पांडे के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार वे बीएसएल में ए शिफ्ट की ड्यूटी पूरी कर रविवार दोपहर करीब 2:30 से 3 बजे के बीच अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उनका सड़क हादसे में कहीं न कहीं मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल कहीं न कहीं अवस्था में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद बीएसएल के मानव संसाधन विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मृतक के आश्रितों को नौकरी के लिए ऑफर लेटर उपलब्ध कराया। प्रबंधन की इस त्वरित पहल की सहकर्मियों ने सराहना की। कि ब्लास्ट फर्नेस का एक पांडे करके आदमी का एक्सीडेंट हो गया। भागवत पांडे जिनका नाम है, ए सी ड्यूटी करके वो अपने घर जा रहे थे, उसी के दौरान मुंगार बस्ती के पास एक्सीडेंट हो गया। तो हमने फ़ोन किया पर्सनल को, इन लोग को नहीं मालूम था, सबको हम बताएं और अपने एचओडी को फ़ोन किए। तब तक फिर फ़ोन आया कि वो आदमी का डेथ हो गया। तो हम खाना वाना छोड़ के तुरंत भागे हॉस्पिटल। अपना जितने भी साथी हैं सबको संपर्क किए, जो हमारे यूनियन के आदमी हैं, राजनीति के जो भी मेरा आदमी है, सारे लोग पहुंच गए। पहुंचने के बाद प्रबंधन ने बोला कि नहीं आज संडे है, मंडे को होगा। हम बोले क्यों, आज क्यों नहीं होगा, इसका IOW भरिए, एनेक्सर भरिए। तो बोला ठीक है वो भर देते हैं। तो फिर हम प्लांट गए, वहाँ भी ईडी बिल्डिंग में HR से बात हुआ। तो बोला नहीं ठीक है, आप ठीक बोल रहे हैं। हम बोले अगर ये तो नियमता चीज़ है। हाँ तो हुआ क्या, निर्णय क्या हुआ बताइए। निर्णय हुआ कि बस ठीक है हम देंगे ऑफर लेटर। ऑफर लेटर दिया गया। ऑफर लेटर बैठ के हम वहाँ पे टाइप करवा के साथ में ही जो दोपहर में घुसे प्लांट ले करके आए। हमारे पहली बार हमारे ब्लास्ट फर्नेस के CGM, DSO और पर्सनल डिपार्टमेंट सामने में भी आप देखे होंगे कि सबको दिए। और हम लोग का दुख है कि ये जो घटना हुआ इसके लिए हम लोग बहुत दुखित हैं कि एक एम्प्लॉय को जो है इस तरह का घटना हुआ। लेकिन तुरंत जो निर्णय लिया गया हमारा जो है तो चिंता बहुत दिन से वो चले। अगली खबर देवघर से है। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2026 को लेकर झारखंड सरकार और जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। दरअसल बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस बार आधुनिक तकनीक का सहारा लिया गया है। पूरे मेला क्षेत्र में AI आधारित ड्रोन के जरिए 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी, जबकि 11,500 से अधिक पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। साफ तौर पर प्रशासन के अनुसार मंदिर परिसर, शिवगंगा, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड और कहीं न कहीं संवेदनशील स्थानों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। AI ड्रोन भीड़ की गतिविधियों पर लगातार नजर रखेंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या असमान स्थिति की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम तक पहुंचा जाएगी, जिससे त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगा। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं श्रावणी मेला को लेकर देवघर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम देखने को मिल रहे हैं।
अब बात करेंगे आरएसएस की। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की महिला विंग ने देश में एक समान राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी यूनिफॉर्म पॉपुलेशन पॉलिसी लागू करने की मांग उठाई है। संगठन का कहना है कि बढ़ती जनसंख्या और विभिन्न राज्यों में असंतुलित जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए पूरे देश के लिए एक समान और प्रभावी नीति बनाना समय की आवश्यकता है। साफ तौर पर महिला विंग के पदाधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उद्देश्य केवल जनसंख्या नियंत्रण नहीं बल्कि संसाधनों का संतुलित उपयोग, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार, महिलाओं का सशक्तिकरण और देश के सतत विकास को सुनिश्चित करना होना चाहिए। उनका मानना है कि सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू होने से सामाजिक और आर्थिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। संगठन ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि विशेषज्ञों कि नीति निर्माताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों से व्यापक चर्चा के बाद ऐसी नीति तैयार किया जाए जो पूरे देश में समान रूप से लागू हो और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हो। साथ ही जनसंख्या के प्रति जागरूकता बढ़ाने और परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया गया है। अब बात करेंगे हम मैया सम्मान योजना को लेकर। आपको बता दें कि झारखंड के दुमका जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। दरअसल प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ द्वारा कराए गए भौतिक सत्यापन में कई ऐसे लाभार्थी मिले जो योजना की पात्रता पूरी नहीं करने के बावजूद सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे थे। जांच में खुलासा हुआ कि रेलवे कर्मचारी, सरकारी शिक्षक, पारा शिक्षक, पोषण सखी एवं एएनएम और चौकीदार के परिवारों की भी महिलाएं योजना का लाभ ले रही थी। कुछ मामलों में लाभार्थी सरकारी राशन भी नियमों के विपरीत लेते हुए पाए गए। प्रशासन ने सभी अपात्र लाभार्थियों को तत्काल योजना से बाहर कर दिया है। साथ ही अब तक प्राप्त सरकारी राशि वापस करने के लिए नोटिस जारी किए गए। साफ तौर पर राशन कार्ड से जुड़े मामले की भी जांच शुरू कर दी गई है। सूत्रों की माने तो बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि पात्रता की जांच लगातार जारी रहेगी और गलत जानकारी देकर सरकारी योजना का लाभ लेने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र महिला तक ही पहुंचे। बात करेंगे धनबाद की। आपको बता दें कि धनबाद रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर स्थित LHS रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने लगातार दूसरे दिन कार्रवाई की। 25 जुलाई को ऑपरेशन भूमि के तहत अभियान चलाए जाने के बाद शनिवार को आरपीएफ धनबाद पोस्ट ने दोबारा स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इंजीनियरिंग विभाग द्वारा पूरी तरह खाली नहीं कराए गए स्थानों पर अधिकांश दुकानें और झुग्गियां फिर से पूर्व स्थिति में स्थापित हो गई थी। इसके बाद आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को हिरासत में लिया और सभी अतिक्रमणियों को तत्काल दुकानें एवं झुग्गियां हटाने की सख्त हिदायत दी गई है। साफ तौर पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई है। रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रेलवे भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहमत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।